वेलकम एवरीवन। सभी प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 जिज्ञासा जो विज्ञान की बुक आपके सिलेबस में लगी हुई है एनसीईआरटी में, उसका चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन। इससे पहले हम पहले 4 अध्याय की वीडियो ला चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले सभी वीडियो अब सभी क्लास के अपडेट पाने के लिए। तो बिना देर किए हुए करते हैं शुरुआत। अध्याय 5 क्लास 6 एनसीईआरटी जिज्ञासा लंबाई एवं गति का मापन। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। क्यूरोसिटी रखती है, चीजों को सीखना चाहती है। जिज्ञासु बच्चे वो होते हैं जो कुछ ना कुछ नया देखकर सीखना चाहते हैं। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। नया सेशन जो होता है जिसमें नई क्लास में बच्चे आते हैं। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए। इट मींस यूनिफॉर्म जो होती है, आपके स्कूल में भी यूनिफॉर्म चलती होगी, तो जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वही वर्दी होती है विद्यालय की। क्योंकि उसका कद बढ़ गया है, यानी पहले से उसकी लंबाई बढ़ गई है, उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती हैं। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती हैं। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। आपने भी जब दुकानदार से कपड़ा लिया होगा तो आपने देखा होगा एक लंबी छड़ी होती है जिसे मीटर कह देते हैं, क्योंकि वो 1 मीटर की होती है और दुकानदार उसी से कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी जो होते हैं, दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल यानी 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? आपने स्केल देखा, स्केल आपको नजर आ रहा होगा। दीपा अपने विद्यालयों के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ साझा करती है। इससे उनके बीच एक चर्चा आरंभ हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आपस में डिस्कस करते हैं। वो फीता जो होता है, फीता और छड़ दोनों में कुछ समानता है या नहीं है। आगे देखते हैं। 4 मित्र आपको दिख रहे हैं, 5 हैं ये एक्चुअल में। दीपा, अनीस, हरदीप, पद्मा और तस्नीम। हरदीप क्या कहता है? हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। तो क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या भी गिनता जाता है। पद्मा कहती है इस बात को। अरे कदम नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पंजे के पैर की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। इस बात का उत्तर दिया अनीस ने। दीपा कहने लगी, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत ही रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। आओ हम भी अपने शरीर का जो अंग हैं उनका उपयोग करके कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्ष यानी क्लासरूम जो होता है उसमें रखे मेज की लंबाई मापते हैं। तस्नीम कहती है इस बात को। पद्मा आगे बात बढ़ाते हुए कहती है, और उसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? मेज को मापना है तो किस अंग का यूज करें? दीपा कहती है कि हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिस्त यानी हैंड स्पैन कहती हैं। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। माप के लिए बालिस्त का उपयोग कर रहे हैं। बिलांद भी कह देते हैं इसे कुछ क्षेत्रों में। आपके सामने चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है। आगे तालिका है, विद्यार्थी का नाम है और उनके बालिस्तों की संख्या। यानी मेज की लंबाई मापी है उन्होंने। अनीस 13 बालिस्त से थोड़ा अधिक निकला अनीस का। पद्मा का 13 बालिस्त निकला। तस्नीम का 13 से थोड़ा कम निकला। दीपा का 13 और 14 के बीच में निकला। हरदीप का 14 बालिस्त निकला। आगे देखते हैं। पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी को जो बालिस्त हैं उनकी संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई। तब हम बालिस्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? क्योंकि सबकी जो बालिस्त थे, किसी का 13 से कम था, किसी का 13 से ज्यादा था, किसी का 14 था, किसी का 13 था। तो इस बात पर उनमें डिस्कशन फिर से शुरू होता है।
परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप कहता है कि कोई लंबाई है तो यूनिक होनी चाहिए, ये तो सभी के लिए बराबर आनी चाहिए थी। तो तस्नीम कहती है मुझे लगता है इसका कारण हमारे बालिस्तों की माप अलग अलग होना है। सबके बालिस्त की जो माप है वो अलग अलग है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। अनीस ने सुझाव दिया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिस्त एक दूसरे के साथ रखे और इस पर निष्कर्ष निकाला कि उनके बालिस्तों की जो लंबाई है वो भिन्न भिन्न है, यानी कि उनके बालिस्त एक ही लंबाई के नहीं है। अब दीपा विचार पूर्वक कहती है संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। अगर अपने अपने बालिस्तों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर वो उस लंबाई का एक रूपता नहीं हो पाएगी। तो उस एक रूपता को लाने के लिए एक पैमाना ले लिया जाता है या मापन फीता ले लिया जाता है। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिस्त की लंबाई में मेज की लंबाई की तुलना करते हैं तब मेज की लंबाई को बालिस्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिस्त यानी एक मात्र क्या है, ये यूनिट कहते हैं। एक मात्रक है, मात्रक का उदाहरण हो गया है, अंग्रेजी में इसे यूनिट कहते हैं। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण देखें कैसे। यदि मेज की लंबाई 13 बालिस्त के समान है तो यहाँ पर 13 तो क्या हुई, एक संख्या होगी जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, और बालिस्त यहाँ पर क्या हो गया, मात्रक हो गया, यानी कि 13 संख्या और बालिस्त मात्रक। तथापि बालिस्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि अलग अलग हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिसे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। और अधिक जानने की बात आ रही है आपके लिए, क्या जानना है? प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल कहते थे यानी अंगुली की चौड़ाई पर डिपेंड करता था वो। बहुअंगुल कहते थे यानी एक से ज्यादा अंगुली की बात करते थे। धनुष की कहते थे या योजन की बात करते थे। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे जो पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का प्रयोग करते हैं, यानी अंगुली की लंबाई से ही बता देते हैं कि ये इतने अंगुल का है लंबाई। सिंधु सरस्वती यानी कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल, यानी वहां से जो खोज करने के बाद जो स्थल मिला है जहां पर बहुत सारे पुराने जो समय का जो सामान मिला है, उनसे अनेक वस्तुएं जो मिली हैं, रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं उन वस्तुओं में जो एक पैमाने की जैसे हो सकते हैं। अब इंपोर्टेंट यहां से शुरू होता है। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ साथ विभिन्न मात्रक या प्रणालियां विकसित हुई, तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया तब इससे भ्रम हुआ, यानी कंफ्यूज हो गए वो। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए और उन्होंने मापन के मानक मात्रकों के विषय में एक मत होने की बात करी और उन्हें फिर वो अपनाने भी लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक जो प्रणाली है उसे हम अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, अथवा उसे एसआई का नाम देते हैं अंग्रेजी में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह देते हैं इसे, और इसी की शॉर्ट फॉर्म है एसआई, मात्रक के रूप में जाना जाता है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। ये आपके लिए याद रखने की चीज हो गई कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। और इस मीटर को किससे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं? एम से। चित्र है आगे 5.2, एक मीटर पैमाना दर्शाया गया है और एक मीटर यानी एम को 100 बराबर भागों में विभाजित कर लिया, तो प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर हुए। तो 1 मीटर वाले पैमाने को 100 बराबर भागों में करेंगे डिवाइड, तो क्या होगा, हमें प्रत्येक भाग जो है वो 1 सेंटीमीटर का मिलने वाला है। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं अभी, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर का, आपके पास में जो प्लास्टिक का पैमाना होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। 5.3 एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, या आपके पास में होगा, आप उसे भी देख सकते हैं। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए, इसमें सेंटीमीटर के जो पार्ट है, जो साइड है, उस साइड में 0 से 15 तक के अंकन है, यानी उन्हें दिखाया गया है। दो बड़े चिन्हों के बीच में जो बड़ा भाग है उसे, उस लंबाई को हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे।
जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच, यानी कोई भी दो अंक हैं उनके बीच में कोई जो लंबाई हुई वो 1 सेंटीमीटर हुई सेंटीमीटर वाले भाग में। अब बात करें हैं, यदि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले भाग को फिर 10 बराबर भागों में बांट दें तो छोटे भाग की जो प्रत्येक की लंबाई हुई वो 1 मिलीमीटर हुई। क्यों हुई? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये आपके लिए गणित का यूनिट याद रखने के लिए काम आने वाली चीज भी हो गई। आगे देखते हैं, 1 मिलीमीटर लंबाई का वह सबसे छोटा मान है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग करके माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के बराबर होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आपके सामने है और चित्र 5.2 में आपके सामने ये पैमाना दिखाया हुआ है। आगे कुछ दिखाया गया है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या है, क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई या छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का उपयोग करना सुविधाजनक होगा क्या? तो बड़ी जो लंबाई होगी उसके लिए हम किलोमीटर में आ जाते हैं और छोटी जो लंबाई के लिए मीटर में चलेंगे, या उससे छोटा सेंटीमीटर, या उससे छोटा फिर मिलीमीटर में चलेंगे। चित्र में आपके सामने पैमाना है, आपके पास में ये होगा और ये लंबाई मापने का ही यंत्र है, मापक यंत्र भी इसे कह सकते हैं। तो आते हैं, बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक यानी किलोमीटर, शॉर्ट में केएम कह देते हैं, इसका उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये इनका संबंध हो गया मीटर का, मीटर है ये। आगे छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, मैं अभी बता ही चुका हूं इसके बारे में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जैसे 1 किलोमीटर का संबंध 1000 मीटर से दिखा दिया, 1 मीटर का संबंध 100 सेंटीमीटर से और 1 सेंटीमीटर का संबंध 10 मिलीमीटर से हो चुका है। आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहां 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी कुछ लोग करते हैं। आपके सामने ये चित्र में दो स्टूडेंट्स को बातें करते हुए देखा जा रहा है। ये एक डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न होंगे? ये वही है जो इन्होंने बालिस्ट से अपना मेज की लंबाई मापी थी। अब ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हम मेज की लंबाई मीटर पैमाने से मापने लगे तो भिन्न भिन्न होंगे क्या? नहीं, हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने को उपयोग करने की सही विधि भी सीखनी चाहिए। तो वो विधि क्या है उसे देख लेते हैं, सीख लेते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापनी है तो इसके लिए आपको मीटर पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई या अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मापों के लिए दर्जी वाला जो फीता होता है, जो मुड़ सकता है, लचीला कहते हैं उसे, उस मापन फीते का उपयोग करना अधिक उपयुक्त होगा। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता होती है। क्या सावधानियां हैं वो? मापन रखने की सही विधि क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश यानी लंबाई के सामने रखना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि आप देखें, लंबाई जो है पैमाने की उस वस्तु के अनुदिश यानी उसी के पैरेलल रख ली है, और यहाँ वस्तु की लंबाई देखें हम और पैमाने को तिरछा रख लिया है, जो कि गलत है। तो इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। जहां पर दोनों पैरेलल हो जाएं, पैमाने की लंबाई और वस्तु की लंबाई, हमें वही विधि का उपयोग करना है। पैमाने को पढ़ते समय आंख की स्थिति क्या होनी चाहिए? उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित करते हैं यानी एक ही रेखा में लाते हैं, कोलिनियर बना देते हैं, तो उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक यानी चित्र में दिखाया गया है नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए, जहां पेंसिल की
नोक आ रही है, ऐसा नहीं है जैसे पेंसिल की नोक तो आ रही है यहाँ, तो एक ख वाली स्थिति करेक्ट कही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट में या राइट में अपनी आंख से कहीं देखने लगे, ख वाली स्थिति से इस पेंसिल की नोक को देखेंगे, जहां पर भी ये आ रही है इट मीन्स इस पेंसिल की इतनी लंबाई है। तो आप बताएं कितनी लंबाई है इस पेंसिल की। इस पेंसिल की लंबाई 13.5 सेंटीमीटर है। ये वाली जो माप है ये सेंटीमीटर में है आपके सामने। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है जो साइड है पैमाने की वो टूट जाती हैं। तो यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक यानी जो जीरो वाला अंक है, जैसे ये जीरो वाला अंक है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए कर सकते हैं। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना है। उदाहरण के लिए आगे चित्र है उसके माध्यम से देखेंगे। वहां दिखाया गया है कि एक तरफ का पाठ्यांक 1.0 है, दूसरे का 10.4 है, तो वस्तु की लंबाई कितनी हो जाएगी। मैक्सिमम जो लंबाई हमारी है उसमें से हमने क्या घटा दिया, इस जहां से पैमाना स्टार्ट हो रहा है 1.0 को हमने माइनस कर लिया। तो माइनस करना आप जानते ही होंगे, 10.4 में से क्या माइनस करना है, एक बार थोड़ा साफ जगह करके दिखा देते हैं। 10.4 में से 1.0 को माइनस करें तो 4 में से 0 माइनस किया तो 4, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 और पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से उस वस्तु की लंबाई क्या निकल के आ गई, 9.4, जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ 1 सेंटीमीटर से शुरू कर लिया हमने, क्योंकि ये लेफ्ट वाला सिरा टूटा हुआ दिखा दिया। तो हम टूटे से ना करके जहां अंक शुरू होते हैं पूर्णांक, उस पूर्णांक से शुरू किया और जहां तक हमें वस्तु की लंबाई दिख रही है वहां तक ले आए। और यहाँ पर 10.4 सेंटीमीटर है, यानी 10 के बाद में छोटी छोटी जो लाइन है इन्हें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इससे डिनोट करते हैं। तो 10.4 जब वस्तु की लंबाई इधर से है, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, 0 से ना शुरू होके, तो 10.4 में से 1 को माइनस कर लिया, तो सही तरीके से आपने लंबाई माप ली। दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए लंबाई का मापन कैसे होता है, वे उभरे हुए अंकन बिंदु वाले पैमाने का प्रयोग करते हैं। वो छू के पता कर लेते हैं कि छूने पर उन्हें महसूस हो जाता है ये 1 का अंक है या 2 का या 3 का या 4 का, यानी जो भी पर्टिकुलर अंक है वो छू कर उसे महसूस कर सकते हैं, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को देखने में परेशानी है, दृष्टिबाधित है। आगे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल, रबड़ वगैरह। मीटर मापने से, पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका में लिख दीजिए। पेन की लंबाई कितनी, पेंसिल की कितनी, रबड़ की कितनी। आगे देखते हैं। लंबाई लिखते समय मात्रक को लिखना कभी भी ना भूलें। अतः आपके परिणाम के 2 भाग हैं, एक भाग अंक और दूसरा भाग मापन का मात्रक। ये पहले ही बता चुके हैं। लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से ही बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें, जैसे एग्जाम्पल दिखाया था, पेड़ का तना है या और कोई मोटाई है, उसे पता करने के लिए लचीले जो पैमाने होते हैं वो आसानी से हमें उनकी लेंथ बता देते हैं। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई वस्तु की लंबाई से करें। क्या वो लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है। यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के कारण क्या हो सकते हैं, पैमाना सही तरह से नहीं इस्तेमाल किया, ऐसा हो सकता है। अब आते हैं मात्रकों के प्रतीक को हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे किलोमीटर का संकेत शॉर्ट में km कह देते हैं, मीटर का m से डिनोट कर देते हैं, सेंटीमीटर का cm से, मिलीमीटर का mm से डिनोट कर देते हैं। ध्यान दें, इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में न आ रहे हों। किसी वाक्य के आरंभ में आ रहे हैं तो कैपिटल लेटर K बना देंगे और सेकंड वाला स्मॉल ही रहेगा, और वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो दोनों को स्मॉल लेटर की तरह ही यूज करेंगे। मात्रक जो होते हैं, मात्रकों और उनके संकेतों के कभी बहुवचन नहीं होते, प्लूरल नंबर नहीं होते। तो उसे किलोमीटर्स नहीं कह सकते हम, मीटर्स में एस नहीं लगा सकते, सेंटीमीटर्स नहीं कह सकते। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता, यानी कोई पॉइंट भी नहीं लगाते। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में कुछ स्थान छोड़ देते हैं।
जैसे हमें किसी वस्तु की लंबाई 5 किलोमीटर लिखनी है तो 5 किलोमीटर ऐसा लिख देंगे। आगे आते हैं, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। वक्र मीन्स जो सीधी रेखा ना हो। अनीस और उनके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई है, जैसा चित्र में आपको दिख रहा है। दीपावली का कोई उत्सव हो सकता है। वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आगे चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग करके उसकी लंबाई मापी जा सकती है। ये वाला, जैसे किसी धागे से क्या किया उन्होंने, लंबाई माप ली वक्र रेखा की, और बाद में पैमाना लगा के सीधी कर लिया इस रस्सी को और आराम से नाप लिया। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया। उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान यानी बगीचे में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती हैं। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं। उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीस को लगता है विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। आप ये देख सकते हैं, बस स्टैंड ये रहा, विद्यालय ये रहा, पद्मा का घर और उद्यान। आप देख सकते हैं अनीस के अनुसार विद्यालय की दूरी और पद्मा के घर इसकी उद्यान की दूरी सभी के हिसाब से दूरी। तो यहाँ पर अभी एक अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा जब तक कि इनकी दूरी नहीं माप ली जाती। आप क्या सोचते हैं, कौन सही है? सभी सही है। तो उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेक्षण समय यानी एक ही जगह अगर वो खड़े होकर के दोनों स्थानों की दूरी बता रहे होते तो शायद उनका जो मापन है वो सही होता, अनुमान सही होता। लेकिन अब उनके घरों की दूरी अलग अलग है, वहां से बता रहे हैं तो उनका अनुमान सही नहीं हो सकता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को ही क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो ये आपके लिए डिफाइन हो गई। संदर्भ बिंदु क्या होता है? किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष जब करते हैं तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोड बनाने में उनकी मदद करें। पद्मा कहती है हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष से लेते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट रूम बना होता है उस स्पोर्ट रूम से लेने की बात करते हैं। दीपा, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे? संदर्भ बिंदु। तो दीपा समझदारी दिखा रही है। इस दीपा ने संदर्भ बिंदु यहां से लिया और खेल का मैदान यानी कि जो कोर्ट है कबड्डी का वो आपके सामने तैयार है, इस तरह से बनाया। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वहां दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक जो पत्थर हैं उनको पढ़ रही थी। आपने भी देखा होगा सड़क पर जब चल रहे होते हैं, सड़क के लेफ्ट या राइट में क्या होते हैं? इस तरह के सूचक पत्थर होते हैं जो किलोमीटर दिखाते हैं। और यहाँ पर 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिल्ली अभी यहाँ इस पत्थर से 70 किलोमीटर दूर है। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना नानी जी के घर के कितने निकट पहुंच रही थी। ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं ये मैं बता चुका हूं कि ये किलोमीटर सूचक पत्थर ये दर्शाते हैं कि हम उस अमुक स्थान से कितनी दूरी पर हैं। यही है, ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली जो है संदर्भ बिंदु माना जाएगा, यानी जो हम पहुंचना चाह रहे हैं, जो हमारा टारगेट पॉइंट है। इसी तरह आपको देख रहे होंगे 70 किलोमीटर का, फिर 60, फिर 50, फिर 40। ये क्या है? फिर लास्ट में जहां दिल्ली पहुंच गए तो जीरो दिखाएगा दिल्ली को। तो जीरो दिखाने का मतलब है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है तो चित्र में दिखाया गया है, हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर पत्थर 60 किलोमीटर दिल्ली दिखाता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है।
किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है यानी बदलती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? हाँ जी, जब वस्तु गतिशील होती है। अब गतिशील होना, गति करना, ये क्या है? अपने आसपास की वस्तुएं देखिए, 5 गतिशील वस्तु और 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाओ जो स्थिर है यानी कहीं गति नहीं कर रही है, विराम की स्थिति में है। अपने प्रेक्षण को तालिका है 5.3 उसमें लिखना है और ये आपके लिए करने के लिए एक क्रियाकलाप हो चुका है, इसे आप अपने आप कर सकते हैं। अब गतिशील पॉइंट पता करना है तो कैसे? जैसे गाय खेत में चल रही है तो क्या हुआ इसका औचित्य? गतिशील है या विराम में है? वो गतिशील है क्योंकि वो चल रही है। और पेड़ क्या है? पेड़ विराम स्थिति में है क्योंकि वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है एक किसी पॉइंट के सापेक्ष। अपने औचित्य जो भी निकले उनकी तुलना और विश्लेषण कर लीजिए। कैसे निर्णय ले सकते हैं कि गतिशील है या स्थिर है? तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? एक डिफाइन है आपके पास में बहुत ही प्यारी सी। क्या डिफाइन है उसे देख लेते हैं। किसी वस्तु यानी कोई वस्तु है गति में कब कही जाएगी? वो कोई वस्तु तब गति में कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ बदल रही हो। यानी अभी स्थिति अगर हम देखें कुछ है और समय कुछ निकल जाए 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो उसके सापेक्ष उसकी स्थिति चेंज हो गई, इट मीन्स परिवर्तित हो गई, तो क्या होगा? वो गतिशील अवस्था में कही जाएगी। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वो वस्तु स्थिर कही जाएगी यानी कि विराम अवस्था में कही जाएगी। दीपा ने बस में चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री क्या हैं? बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा, पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील हैं? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। यात्री जो है बस में जैसे बैठे हैं वो ऐसे ही बैठे हैं समय के साथ, अतः निश्चित ही ये स्थिर है यानी कि जो यात्री हैं वो क्या हो गए? स्थिर अवस्था में हो गए। तथापि जब उसने बाहर देखा तो पाया कि गतिशील है क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। तो बाहर की गति के सापेक्ष यात्री क्या हुए? गतिशील हो गए। संदर्भ बिंदु क्या होता है? संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं यानी या बस को संदर्भ बिंदु मान लेती यानी खुद को मान ले, या जिस बस में वो बैठी हुई है, सवारी कर रही है, यात्रा कर रही है, उसे संदर्भ बिंदु मान ले, तो यात्री क्या है? स्थिर माने जाएंगे। और यदि वह बस से बाहर की जो वस्तु है, जैसे भवन है कोई या पेड़ है या कोई वाहन है जो जा रहा है बराबर में से, तो उन क्या अगर उनको संदर्भ बिंदु मान लेती है तो यात्री यानी वह बस क्या है? गति में कही जाएगी। मान लीजिए आप एक ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिसे आप सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम में है? क्योंकि वहां तो चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु नजर ही नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब आते हैं गति के प्रकार जानने के लिए। गति के प्रकार जानने के लिए एक और क्रियाकलाप आप पढ़ सकते हैं। एक रबड़ लेनी है, निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़ देना, एक ऊंचाई पर हाथ करो और उसे नीचे की तरफ छोड़ दो और उसकी गति को देखो। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है यानी वो सीधी रेखा में ही नीचे आती है क्या? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सीधे नीचे ही आता है यानी सरल रेखा में ही आता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत जो मार्च पास्ट होता है वो याद करके देखें। आप अपने विद्यालय में भी याद करें कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर ऐसा मार्च पास्ट होता है, तो उसका भी याद करें मन में। क्या देखेंगे? क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जो विद्यार्थी होते हैं क्या एक सीधी रेखा में ही चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स को धकेलते हैं तो क्या वह सीधी रेखा के अनुदिश गति कर सकता है? तो बहुत सारे अपने मन में उदाहरण सोच सकते हैं। अब फाइनल हम कंक्लूजन क्या करेंगे कि जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश यानी उसी दिशा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इस प्रकार की गति की आप पहचान कर सकते हैं। जैसे ऊपर से रबड़ को छोड़ दिया या किसी और वस्तु को छोड़ सकते हैं। बॉक्स को धक्का दे रहे हैं तो क्या ये सीधी रेखा में ही चल रहा है? देखें, बॉक्स को धक्का दिया जा रहा है
क्या एक ही रेखा में नहीं चल रहा है, सीधी रेखा में? तो यही सरल रेखीय गति है। संतरा गिर रहा है ऊपर से, देखें आप ध्यान से, तो संतरा गिरते हुए आप देखेंगे तो क्या होगा, इसकी गति भी सरल रेखीय गति है। ये स्टूडेंट जो मार्च पास्ट कर रहे हैं ये सीधी रेखा में कर रहे हैं, ये भी सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोले जो होते हैं, नुमाइश वगैरह में गए होंगे आप, वहां पर देखा होगा, उनका भी आनंद लिया होगा। क्या एक गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति में है? तो आपने बहुत कुछ सोचा, अब जांच करके देखना है। फिर एक और क्रियाकलाप है, एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ बांध लिया या एक आलू बांध लिया, इस तरह से हल्की वस्तु बांधे जिससे खुलने पर किसी को चोट का कोई नुकसान ना रहे। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़ लिया जैसे इस स्टूडेंट ने पकड़ रखा है, और फिर घुमाया। तो ये गति क्या सरल रेखीय है? क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोले जो होता है उसके समान ही है? अब क्या है फाइनल, हम क्या कह सकते हैं? फाइनली हम ये कह सकते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति हो जाती है। किसी वृत्त बनाने वाले पथ में गति कर रही है तो कैसी गति हो गई है? वृत्तीय गति हो गई। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांध लिया, अब दूसरा जो धागा छोर है उसको पकड़कर लटका दिया। अपना हाथ स्थिर रखिए, ये इस तरह से आपके सामने उदाहरण है, देख सकते हैं। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए हाथ धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए, फिर छोड़ दीजिए। क्या ये एक माध्यम जो हुआ वो स्थिति के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी जो गति है वो झूले की गति के समान है? आपने देखा होगा झूले की गति किस तरह से नजर आ रही है। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन क्या कह सकते हैं? जब कोई वस्तु की किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति कर रही है तो ये गति कैसी होगी? दोलन गति होगी। तो आपने गति पढ़ी अभी तक तीन, सरल रेखीय गति हो गई, वृत्तीय गति हो गई, और अब ये दोलन गति हो गई। यानी कि नियत स्थिति में ही इधर उधर या अप डाउन वो गति हो रही है, तो क्या हो गया? ये दोलन गति का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखें, लगभग 50 सेंटीमीटर धातु की एक पतली पट्टी सी ले ली हमने। फिर क्या किया, इसका एक छोर जो है मेज पर दबा दिया, ये आपके सामने दिख रहा है, बुक से दबाया हुआ है। कुछ पुस्तक और ईंट मीट भी ले सकते हैं आप। पट्टी जो है हमारे पास स्ट्रिप, दूसरे छोर को थोड़ा सा दबा के ऐसा छोड़ दिया नीचे की तरफ, तो क्या होगा? ये वापस इस तरह से हिलने लगती है, दिख भी रही होगी आपको। तो क्या हुआ, क्या ये दोलन गति का उदाहरण हो सकता है? अब इसके लिए देखें, ये क्या है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। यानी वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों के दोनों कैसी गति के उदाहरण हो गए? आवर्ती गति के ही एक प्रकार हो गए। आइए कुछ पहचानने की बात हो रही है। चित्र है आगे, पार्क देख रहा है उसमें बच्चों का, और पार्क का भ्रमण किया कर सकते हैं आप भी। विभिन्न प्रकार की गति को ध्यान से देखें, वहां सरल गति कहाँ हो रही है, वृत्तीय गति कहाँ हो रही है और दोलन गति कहाँ हो रही है, और उसका वर्गीकरण करके आप एक चार्ट बना सकते हैं। आपके सामने एक पार्क दिख रहा है, आप इसमें से एग्जाम्पल ले सकते हैं कौन सी गति कहाँ पर प्रयोग हो रही है, सरल गति, वृत्तीय गति या दोलन गति। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, झूला जो है, झूला की गति क्या है? दोलन गति में आती है, क्योंकि नियत बिंदु के इधर उधर ही गति कर रही है। तो कैसी गति होगी? दोलन गति। वृत्तीय गति जो वृत्त में होती है, एक बिंदु के चारों ओर एक निश्चित समय अंतराल में, और सरल रेखीय गति सीधी रेखा में होती है। तो आप इसके एग्जाम्पल स्वयं करके देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। इस चैप्टर में जिन प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया गया है वो आपके सामने है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं, फाइनल रिवीजन। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जो एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्राओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक एम है, इसे स्मॉल एम से डिनोट किया गया है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तो इसी बिंदु को संदर्भ बिंदु के नाम से
जानते हैं। एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ बदल रही हो, परिवर्तित हो रही हो, चेंज हो रही हो। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति जो होगी वो वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर-उधर गति करती है तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। और आवर्त गति और थी, आवर्त गति में दोलन गति और वृत्तीय गति दोनों आ जाती हैं। इसी के साथ आपने जो सीखा उसी से मिलते जुलते आप इन प्रश्नों के उदाहरण उत्तर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सीखना हुआ है वो और ज्यादा स्थायीकरण में आ जाए। और अगर आपको कोई परेशानी होती है इनमें सीखने में तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं, जिससे कि हम इन सब के आंसर आपको दे सकें। और इसी के साथ ये अध्याय ही समाप्त होता है। इस क्लास के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे, अध्याय 6 के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। इसी तरह की आगे भी हम आपको ज्ञानवर्धक वीडियो देते रहेंगे, क्लासेस देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।